नमस्कार, जय हिंद। मैं इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों का बैच है लक्ष्य 2025 और इसमें चल रहा है अनसॉल्व को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। तो अनसॉल्व में कौन सा अनसॉल्व चल रहा है? 2024 का 824 HW ये कोड है। तो आप कोई भी अनसॉल्व खोल लीजिए और HW कोड मिला लीजिए 2024 का, ठीक। और चलिए फिर शुरू करते हैं। जहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसी के आगे हम इसमें शुरू करने वाले हैं, ठीक। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने 23 के सारे सवाल कर लिए थे। अब हम 24 के सवाल करेंगे। 24 और 25 दो सवाल बचे हुए हैं, दो तरीके के। चलिए फिर शुरू करते हैं। 24 नंबर सवाल है और ये क्या कहते हैं, इसके दो पार्ट है, एक अथवा करके है, दोनों में से एक करना है। और 6 नंबर का सवाल है। ये कितने नंबर का सवाल है? 6 नंबर का। चलिए सवाल को लिखते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलनाकार गर्दन है, कि एक बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक। की गर्दन है जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। क्या है गर्दन की लंबाई? 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर एक प्रकार से सुराही समझ सकते हैं। सुराही नीचे वाला गोला होता है, ऊपर थोड़ा सा इस तरीके का होता है, लेकिन उसको बेलन मान लिया गया है, ठीक। वो बेलन के आकार का है। चलिए आगे क्या है? 7 जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। यहाँ पे लंबाई भी लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर लंबाई, 7 सेंटीमीटर है। राधे 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 राधे, ठीक। 7 सेंटीमीटर है। और फिर आगे कह रहा है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर। व्यास 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब उसके बाद आगे कह रहा है कि जब गोलाकार भाग का व्यास सेंटीमीटर है, यहां पे है नहीं है, ठीक। ये चीज यहां पे नहीं है। 7 सेंटीमीटर तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.4 सेंटीमीटर। क्या है? 8.4 सेंटीमीटर है। चलिए तब तक शेयर कर दीजिए, तब तक सभी को शेयर कर दीजिए ग्रुप में। 8.4 सेंटीमीटर है। और सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है। क्या ज्ञात करना है? ज्ञात कीजिए कि बर्तन में कितना पानी भरा जा सकता है, ठीक। देखो ये सवाल है, ये हमारा 6 नंबर का सवाल है। ये जो सवाल है ये 6 नंबर का सवाल है और सवाल बहुत अच्छा सा है। देखिए इसमें दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। एक गोले की बात की गई है, एक बेलन की बात की गई है। एक गोलन की बात की गई है और एक बेलन की बात की गई है। तो कुल मिला के इसमें जो भी फार्मूला लगेगा गोला से संबंधित लगेगा और बेलन से संबंधित लगेगा। वो भी किसकी लगेगी भाई? पानी कितने उसमें कितना भरा जा सकता है, उसके आयतन के बराबर ही तो भरा जा सकता है। अगर किसी चीज में भरना है, मान लो एक बाल्टी में पानी भरना है, तो बाल्टी के आयतन के बराबर ही तो पानी उसमें भरा जाएगा, ठीक। तो वही चीज इसका मिलन है। बना दे रहा हूं ऐसे।
ये एक बेलन है, बेलन इसके ऊपर देखो बना रहा हूँ। ये है इसके ऊपर बेलन, ठीक, ये है इसके ऊपर बेलन। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्या कहते हैं, देखो गोलाकार गोलाकार बर्तन है जिसके एक बेलनाकार गर्दन है, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, h बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक, 7 सेंटीमीटर हो गया। और फिर इसकी त्रिज्या कितनी है, व्यास, इसका व्यास भी दिया हुआ है, देखो इसका व्यास दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। तो हमको हमको क्या कहते हैं, इसका पूरा आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए चलिए इधर लिखते हैं, हल में लिखते हैं, ठीक। हल में क्या लिखेंगे, कुल आयतन बराबर, लिखेंगे क्या, कुल आयतन बराबर, ठीक, कुल आयतन बराबर गोले का आयतन, मतलब गोलाकार बर्तन का आयतन, गोलाकार बर्तन का आयतन प्लस बेलनाकार गर्दन का आयतन, ठीक, बेलनाकार गर्दन का आयतन। ये दो चीज हमको क्या कहते हैं, अलग अलग निकाल के और इसी में रख देना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल आयतन। और कुल आयतन क्या होगा, वही जो बर्तन में पानी भरा जाएगा वही कुल आयतन कहलाएगा, ठीक। तो कुल आयतन हमको निकालना है। सबसे पहले गोलाकार बर्तन का आयतन निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे गोलाकार बर्तन का आयतन। इसका फार्मूला क्या होता है, का आयतन, याद करिए इसका फार्मूला भाई। इसका फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या है, गोले का आयतन है, ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या है, गोले का आयतन है। और जहां पे हमको दिया क्या हुआ है, ये भी लिख लेते हैं, क्या क्या इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है आर का मान। ये गोलाकार बर्तन, इसकी भी कोई व्यास होगा, इसका भी कोई केंद्र होगा, ठीक, केंद्र होगा। और केंद्र से इसका क्या है, 8.4 सेंटीमीटर है, तो 3.2 हो जाएगा, ठीक। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3.2, और इधर भी हो जाएगा 3.2, ठीक। इसका हो जाएगा 3.2 और इसका भी हो जाएगा 3.2। तो यहां पे हम रखेंगे आर बराबर 3.2 सेंटीमीटर रखने पर, ठीक, रखने पर। ये चित्र बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये चित्र बना लीजिएगा, ठीक। तो रखते हैं, आइए आयतन निकालते हैं इसका। तो 4/3 गुणे पाई का मान कितना, 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7। तो 22/7 और गुणे आर क्यूब, मतलब 3 बार लिख देंगे इसी को। ये 4.2 होगा, 3.2 नहीं, 4.2 होगा, ठीक, 4.2 होगा, ठीक, 4.2। 8.4 है ना, 8.4 है ना, तो ये 4.2 है, 4.2 है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो 4.2 को 3 बार लिख ले रहे हैं हम। आगे देखिए, अब देखो जिसको काटते हैं, अगर मान लो यहां से दशमलव हटा देते, चलिए दशमलव हटा देंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। तीनों से दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो बढ़ाएंगे, तो हम नीचे 3 जीरो बढ़ा ले रहे हैं, ठीक। और फिर काटते हैं इसको, 7 एकन्नम 7, 7 छंग 42, और 3 एकन्नम 3, 3 दूना 6, ठीक, 2 हो गया। अब लिख लेते हैं 4 दूना 8 गुणे 22, और इस 42 गुणे 42 निकाल लेते हैं, इसका गुणा करके 42 गुणे 42 ऊपर नीचे लिख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा गुणा करने में। 42, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौके 16, ठीक, 4 8 8 16 6 हासिल 1 और 6 1 7 7 1, ठीक, 1764 क्या हो जाएगा, 1764 हो जाएगा, 1764 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसका गुणा क्या, इसके नीचे क्या है, 1000 भी है,
तो 1000 भी हमने लिख लिया है। अब इस 8 का गुणा इससे कर देते हैं 22 से, तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17, ठीक 17 176 गुणे 17 46, ठीक बटे कितना हो जाएगा 1000। 1000 इसलिए रखे हैं कि बाद में हम दशमलव लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा। अब इसका गुणा करना पड़ेगा 17 64 का 176 से गुणा करना पड़ेगा। इसीलिए जानते हो यही जो गुणा भाग जो इसमें है, जो इसमें गुणा भाग है वही मेन 6 नंबर देने के लिए है। ऐसे इसको 6 नंबर अपने हिसाब से ऐसे नहीं कि तुमको दे देंगे, 6 नंबर इसलिए दे रहे हैं कि इसमें जो कैलकुलेशन है गुणा भाग जो है यही जो इतना करना पड़ेगा, इसी का आपको 6 नंबर मिलेगा। और यही अगर गलत कर देंगे तो 6 नंबर आपका कट जाएगा। तो लिखते हैं 17 64 गुणे 176, ठीक। तो 6 24 के 4 हासिल 2, 6 36 36 2, 38 8 हासिल 3 और 7 6 42 3 45 हासिल 4 और 6 का 9 6 4 10, ठीक। आगे देखिए 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 6 42 2 44 के 4 हासिल 4, 7 7 49 49 4 53 53 के 3 हासिल 5 और 7 1 9 7 7 5 12, ठीक 7 5 12। आगे देखिए 4 6 7 1, 4 8 8 16 6 हासिल 1 और 4 4 8 8 1 9 9 5 14, 14 का 4 हासिल 1, 6 3 9 9 1 10, ठीक 6 3 9 9 1 10 हासिल 1 और 7 1 8 8 2 10 10 1 11 हासिल 1 और 2 1 3 2 1 3 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम कितना आया 31 0 46 4, 31 0 46 4 कितना आया 31 0 46 4 बटे 1000, बटे कितना 1000। अब देखो इधर से आगे 3 अंक के बाद 0 लगा देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए 3 अंक के बाद दशमलव लगाते हैं तो 310.46 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका आयतन निकला है, इस गोले का आयतन निकला है, केवल इस इतने गोले का आयतन निकला है। अभी बेलन का बाकी है, तो बेलन का भी निकालेंगे हम, बेलन का भी निकाल लेते हैं, ठीक। तो एक काम करिए, इसको आप लिख लीजिए, उसके आगे फिर मैं सॉल्व करता हूं, ठीक। चलिए इस यहां तक हो गया। कहीं ना समझ में आया तो पूछ लीजिए, ठीक। कहीं समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, कहीं समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए, पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। आगे यहां तक समझ में आया कैसे निकाला है, देखो फिर से समझा देते हैं। ये क्या कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार का गर्दन है, ठीक। ये गोलाकार ये कांच का बर्तन है और इसका गर्दन जो है ये बेलनाकार है और जिसकी लंबाई क्या है 7 सेंटीमीटर। इस जो बेलनाकार है इसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर इसकी व्यास है। इसका जो मुंह है गर्दन का ये 2 सेंटीमीटर इसका व्यास है, ठीक। अब व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, इस जो पूरा गोला है बर्तन का वो उसका व्यास कितना है 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर। तो फिर इसकी त्रिज्या कितनी निकली 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, ठीक 4.2 सेंटीमीटर। अब आगे देखिए फार्मूला क्या है, गोलाकार बर्तन का आयतन का फार्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, इतना तो पता ही है सबको, ठीक। अब हमने आर बराबर क्या रख दिया 4.2 सेंटीमीटर रख दिया और पाई का मान सभी को पता है 22/7 या क्या कहते हैं 22/7 लिख लीजिए पाई का मान, यह 3.14, ठीक। ये तो 22/7, ये तो 3.14 लिख दीजिए। अब हमने रख दिया 22/7 क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 7 से 42 कट जाएगा। तो मैंने फिर 42 4.2 फिर 4.2 4.2 3 बार लिखा और तीनों में देखा कि एक एक अंक बाद दशमलव है, तो तीनों का दशमलव हटाया तो नीचे 3 जीरो बढ़ा लिया, 3 जीरो बढ़ा लिया। अब उसके बाद 7 से काट दिया 7 6 42, फिर 3 से काट दिया 3 दूना 6, तो इसका मैंने गुणा कराया तो ये 17 64 आया। अब ये 22 का गुणा 4 से करा दिया और 2 से करा दिया तो 176 हो गया। फिर इसको सॉल्व किया हमने तो हमारा आया है 310.46 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना हमारा आया। अब इसके आगे देखो, फिर से देखो, चलो इसके आगे देखते हैं। इसके आगे हम क्या निकालेंगे बेलनाकार गर्दन का आयतन,
इस बेलनाकार जो क्षेत्र है इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। ठीक, चलिए इसको मिटाते हैं, फिर मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे बेलनाकार गर्दन का आयतन, उसको भी निकाल लेते हैं। आसान है, इसीलिए 6 नंबर इसको क्या कहते हैं, 6 नंबर में रखा गया है, ताकि जो बच्चे नहीं कर पाते हैं, मतलब जो फेल होने वाले हैं, उनको भी ये समझ में आ जाए। 2 फार्मूले याद रखने हैं, एक बेलन का एक गोले का, तो 6 नंबर आसानी से आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर आगे देखते हैं इसके। देखिए हम इसका जो निकला था वो लिख ले रहे हैं। ठीक, कितना निकला था, 310.46 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बेलनाकार गर्दन का आयतन निकालेंगे, फिर उसको भी यहीं प्लस कर देंगे, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो कुल आयतन हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, बर्तन में भरा हुआ पानी। ठीक, कितना भरा जा सकता है। अब देखिए यहां पे लिखेंगे बेलनाकार, ये यहां पे है। ठीक, बेलनाकार बेलनाकार बर्तन का आयतन, आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पे देखो क्या क्या हमें पता है, आर बराबर यहां पे कितना होगा, आर बराबर होगा 1 सेंटीमीटर। एच बराबर क्या होगा, एच बराबर होगा हमारा 7 सेंटीमीटर। एच बराबर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, एच बराबर होगा 7 सेंटीमीटर। अब यही रखते हैं हम, आयतन बराबर रखेंगे, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 22/7 गुणे, आर का मान 1 है तो 1 गुणे 1 गुणे, एच का मान कितना है, 7 है तो 7 लिख दिया, 7 से 7 कट गया तो हमारा 22 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, 22 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब हमारा इसका आयतन कितना है, 22 सेंटीमीटर, तो यहीं पे 22 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। बेलन का आयतन समझ में आया, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़े। फार्मूले पे रखना है, देखिए उसमें गोले का आयतन पे फार्मूला रख देना था, इस पे किस पे, बेलन के, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था, और इसमें छोटा सा आसान सा कैलकुलेशन है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्लस 22 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम सॉल्व कर लिए हैं, तो कुल आयतन बराबर कितना निकला गया है, कुल आयतन बराबर, जोड़िए भाई को, इसको जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 और 3 ठीक, और दशमलव वाला 46 ऐसे रहेगा। तो ये आ गया है 332 सेंटीमीटर दशमलव 46 सेंटीमीटर क्यूब। ये आया हमारा आंसर, ये आया हमारा आंसर, और इतना कर देंगे आपको 6 नंबर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़े, चलिए बताइए फिर आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसका आर पार्ट भी देखेंगे हम लोग, वो भी आसान सा है। ठीक, बहुत आसान आसान है, बस कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले पे रखना है और आसानी से हल होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में से अभी जो मैं बताने जा रहा हूं और ये जो बता चुका हूं, इन दोनों में से कोई एक करना है, और जो आपको आसान लगे, हमको तो दोनों आसान है, दोनों में से कोई एक कर देना है आपको। ठीक, दोनों में से कोई एक कर देना है तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। अब आसान है, ऐसे कठिन भी नहीं है। ठीक, तो छोड़ने का नौबत तो नहीं आना चाहिए पेपर में। ये 6 नंबर वाले जितने सवाल हैं, ये कोशिश करिए इनको सही कर ले जाए। 1 2 नंबर वाले गलत हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बड़े क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर नंबर बहुत ज़्यादा कट जाता है। तो कोशिश यही करिए कि छोटे क्वेश्चन को गलत हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा गलत ना हो। और एक नियम है, अगर बड़ा सही है तो छोटा तो सही होगा ही।
क्योंकि छोटे को सॉल्व करने में उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। हाँ, कोई कोई सवाल जब आ जाता है कठिन तो दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही उसमें भी। जब अच्छा टीचर बनाता है पेपर ना, तो फिर उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बड़े बड़े हार जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक खिलौना है, इसका अथवा में क्या है? एक खिलौना है। खिलौना कौन सा है? एक खिलौना है, ठीक। एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु के आकार का है, ठीक। शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर एक अर्धगोले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। पर क्या है? अध्यारोपित है। क्या है? अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको देखिए कैसे लगेगा भाई। एक खिलौना है 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का। तो शंकु जानते हैं, जो तंबू के आकार का होता है, गोला सा होता है, टोपी, जोकर वाली टोपी देखे ना, उसी के आकार का, बस वो ये ऐसे देखो, ठीक। ये एक है क्या? शंकु है। शंकु है। और एक चीज इसमें और छूट गया है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई भी है यहाँ पे। संपूर्ण पृष्ठीय के पहले ही संपूर्ण ऊंचाई, ये इतना छूट गया है। संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक। ज्ञात कीजिए। अब इसके नीचे क्या कह रहा है कि जो उसी त्रिज्या वाले, जो 3.5 सेंटीमीटर है ना, इसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये जो शंकु है, ये एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये अर्धगोला भी मैं बना देता हूं। ये है अर्धगोला, इसी पर क्या है? ये अध्यारोपित है, ठीक। ये इसी पे क्या है? अध्यारोपित है। इसको भी चाहे तो बना दें, ये अध्यारोपित है। और इसकी क्या है? पूरी ऊंचाई, जो संपूर्ण ऊंचाई है, जो यहां से यहां तक की है ऊंचाई,
और ये यहाँ तक जो इसकी पूरी ऊंचाई है वो कितना है, 15.5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, 15.5 सेंटीमीटर। अब इसकी भी त्रिज्या कितनी होगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगी। भाई इसी त्रिज्या और त्रिज्या गोले की त्रिज्या समान रहेगी चाहे कहीं से भी लो। और इसकी ऊंचाई कितनी निकलेगी फिर, भाई जब इसमें 15 में से 3.5 घटा देंगे तो हमारी कितनी निकलेगी इसकी ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई कितनी निकलेगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर। अब इसको हल करते हैं। ठीक, हल करते हैं। हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, शंकु, क्या है, शंकु के शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसका पूरा खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना चाहते हो तो वो जो शंकु आकार का बना हुआ है उसका हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और जो इस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा इस पूरे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए फिर एक एक करके निकालेंगे। पहले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर अर्धगोले का। तो निकालते हैं। शंकु के लिए क्या करेंगे, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल। पाई आर एल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई आर एल। यल क्या है, यल है तिर्यक ऊंचाई, ये है तिर्यक ऊंचाई शंकु की। और हमें इसमें क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है, इसकी क्या है, तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है। तो उसको भी पता कर लेते हैं। कैसे पता करेंगे, देखिए अब हम देखेंगे कि इसको समकोण त्रिभुज मानेंगे, ये समकोण त्रिभुज मानेंगे और समकोण त्रिभुज से ही हम एल की वैल्यू निकालेंगे। तो एल को निकालने के लिए क्या लिखेंगे, तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ठीक, अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 प्लस 35 का स्क्वायर कितना होता है, 3.5 गुणे 3.5। आओ करते हैं स्क्वायर। 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 तिहाई 15 और 3 त्रिक्का 9 1 10, 5 7 5 12 को 2 हासिल 1 और 2 1 1 2 1। तो 2 अंक बाद दशमलव, 1 अंक ये हो गया, 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 12.5, 12.25। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 156, कितना हो जाएगा, 156.25, 156.25 कितना हो जाएगा, 156.25। अब इसका रूट निकालना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है। तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, एल लिख लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई को हमने क्या माना है, एल। एल बराबर क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर है, एल बराबर हो जाएगा √15 6.25। ये है 12.5 का स्क्वायर। चाहो तो यहाँ पे देख लेते हैं, 12.5 गुणे 12.5। पूरा करते हैं इसको। 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12 और 5 एक 5 1 6। ठीक, 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 2 एक 2, 2 दूना 4 1 5 हो गए यहाँ पे। ठीक, गुणे 5 2 1
5 2, ये 5 5 10 10 6 16 6 हासिल 1, और 2 2 4 1 5, और ये देखिए 2 अंक 5 दशमलव है, तो ये कितना है 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट कितना निकला 12.5 सेंटीमीटर। 12.5, एल का मान कितना आया 12.5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम लिख देते हैं 12.5 सेंटीमीटर। कितना लिखें 12.5 सेंटीमीटर। कितना लिख दें 12.5 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसको मिटा देते हैं। अब हमने यल निकाल लिया, यल को वहां पे लिख लिया, एल बराबर इतना, नहीं तो बोर्ड में कहां कहां लिखेंगे। ठीक, तो इसको फिर हम मिटा दें। त्रिज्यक ऊंचाई को निकाल लीजिए। ये पाइथागोरस प्रमेय से लगाया गया है। ये किससे लगाया गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो उसी से हम लोगों ने इसको लगाया है। तो त्रिज्यक ऊंचाई निकाल लिया है इससे, पाइथागोरस प्रमेय से। और फिर हमको आर पता ही है, आर है 3.5। रखते हैं आर का मान, एल का मान, और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक, क्या रखते हैं, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5, और एल का मान कितना है 12.5। अभी जस्ट निकाला है 12.5। सॉल्व करते हैं, दशमलव नीचे उतार लेते हैं। ठीक, 0 बढ़ा लेते हैं, दशमलव हटा देते हैं भाई। 7 पना 35। ठीक, और 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110। 110 गुणे 125/100। एक जीरो से एक जीरो तो कट गया, बचा है 10, और 11 गुणे 125। 11 गुणे 125 करेंगे, 5 5 11 5 55 का 5, 11 दूना 22, 22 5 27 का 7 हासिल 2, 11 1 11 2 13/10। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 137.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr। 2πr स्क्वायर। 2πr क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। और 1 मिनट ये चीज देख लें। ठीक है, सही है। ठीक, ये हमको सोच रहे थे स्क्वायर नहीं, नहीं स्क्वायर है, ये πr स्क्वायर। ठीक, तो 2πr स्क्वायर, ये चीज हमारा यहाँ पे r बराबर क्या होगा 3.5। तो 2 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। दशमलव हटाते हैं भाई, एक एक बाद दशमलव हटा दिया। 5 7 कितना हो गया 35। सॉल्व कर लेते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 गुणे 22 गुणे 35/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा कितना 22 गुणे 35/10। तो 22 पंचे 110 का 0 हासिल 11, और 22 का 22 3 66, और 66 11 कितना हो जाएगा 77/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, आया कितना 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब यहां पे लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा 137.5 प्लस 77 बराबर कितना आ जाएगा, इसको जोड़ लेंगे 0.5, और 7 7 14 4 हासिल 1, और 3 1 4, 3 1 4, और नहीं 7 3 10 होगा, सॉरी यहाँ पे 7 3 10, 10 1 कितना हो जाएगा 11, 7 3 10 1 11, और 1 1 2, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है, कितना आएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए कमेंट करके बताइए कोई दिक्कत। चलिए यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। बताइए फिर आगे बढ़े। यहां तक कोई समस्या नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं।
कहीं समझ में ना आए तो फिर से पूछ लीजिएगा, ठीक। तब तक समझाऊंगा जब तक समझ में नहीं आएगा। और 6 नंबर की बात है, इसको ऐसे नहीं छोड़ देंगे। ये सवाल देख लेना, आता है, कई बार आया है ये सवाल, नहीं तो फिर बाद में पछतावा होगा, पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा फिर। ठीक। और धीरे धीरे टाइम बीत ही रहा है। इसके बाद जो है वो है, क्या कहते हैं, ऊंचाई और दूरी वाले सवाल। वही जो त्रिकोणमिति में जो मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ वही है, और बहुत आसान है। सब में क्या है, tan थीटा का फार्मूला लगेगा बस। tan थीटा वाला लंब बटे कर्ण, बस यही लंब बटे आधार, यही सवाल लगेगा और 6 नंबर आपको मिल जाएगा। चल देखते हैं आगे। ठीक। अगला सवाल कौन सा है, 25। कौन सा है, 25 है। 25 है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक बहु एक बहुमंजिले भवन के शिखर, भवन के शिखर के शिखर भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। कितना है, 30 अंश और 45 अंश, 45 अंश है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो इस तरीके के सवाल सॉल्व करने में हमको बहुत मज़ा आता है, और आप लोगों को भी आना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल हैं इन सवालों में कुछ नहीं होता है। ठीक, कुछ इसलिए नहीं होता है कि अभी सॉल्व करके दिखाते हैं, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है, फिर से मैं पढ़ देता हूँ। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये हमको मान लेते हैं, ये बहुमंजिला भवन है, ठीक। और ये एक भवन है, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर लिखा हुआ है। देखो भाई पढ़ो, देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन, ये क्या है, 10 मीटर ऊंचे भवन है, और ये क्या है, बहुमंजिला भवन है। ये बहुमंजिला भवन है, ये 10 मीटर है, ठीक। अब कह रहा है कि उसके भवन के शिखर, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, मतलब इसके शिखर और तल के अवनमन कोण, मतलब यहां से अवनमन कोण भी बनाना पड़ेगा, ठीक। तो शिखर का अवनमन कोण ऐसे बनेगा और तल का अवनमन कोण ऐसे। तो शिखर का अवनमन कोण कितना है, 30 अंश, और ये पूरा 45 अंश है। कितना है, 45 अंश। अब जब ये 30 अंश है
तो ये कितना होगा 30 अंश। और जब ये पूरा 45 अंश है तो ये कितना होगा, ये भी क्या होगा 45 अंश ही होगा। अब चाहो तो एकांतर कोण, चाहे तो उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण, ये भी तो होता है, उन्नयन कोण बराबर अवनमन कोण भी होता है। ठीक, आगे आगे क्या है, आगे इसमें लगाना है, इसका नामकरण भी कर देते हैं। देखिए ए बी सी डी और ई, ई ठीक। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। हल लिखने के बाद त्रिभुज ए बी ई में tan 45 अंश बराबर क्या होगा, tan 45 अंश। और इसकी पूरी ऊंचाई भी मान लेते हैं हम, इसकी पूरी ऊंचाई मान लेते हैं h, इसकी पूरी ऊंचाई कितना मान लेते हैं h, इसकी पूरी ऊंचाई कितनी हो गई h। हमको यही तो ज्ञात करना है कि बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई कितनी है h मान लिए हैं, और इसकी जो बीच की दूरी है वो हम मान लेते हैं x, और इसकी भी ऊंचाई x, इसकी भी दूरी बीच के, इन दोनों भवन के बीच की जो गैप है वो मान लेते हैं x, ए भी x। ठीक, आगे देखते हैं। तो लंब बटे tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, और लंब कितना इसका है h है, h लिख लेंगे, और आधार कितना है ए बी है, तो आधार को क्या लिख लेंगे x, और यहाँ पे चाहे पे लिख लें ए बी बटे ए बी, ये हमने लिखा h बटे x। tan 45 का मान 1 होता है तो h बटे x हो गया, तो x बराबर कितना हो गया h, ये निकला है हमारा। अब दूसरा क्या, दूसरा लेंगे हम त्रिभुज डी बी ई, दूसरा त्रिभुज क्या लेते हैं डी ई सी ले लेते हैं। ठीक, डी ई सी में tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 अंश बराबर क्या होगा सी ई बटे सी डी, सी बटे सी डी, और सी ई का मान कितना आएगा h माइनस का 10। देखो इसमें से अगर हम 10 को निकाल दे तो हमारा ए सी ही तो बचेगा, ए सी का ई सी। ठीक, तो h माइनस 10 कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी ई का मान, ये मीटर में। तो यहीं पे हम यहाँ पे रखेंगे h माइनस का 10 बटे 10 बटे कितना होगा डी सी का मान कितना है x रखेंगे। अब tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 बराबर h माइनस 10 बटे x। आइए सॉल्व करते हैं इधर, कितना आएगा, इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तिर्यक गुणा करिए, x बराबर √3h माइनस का √10√3। ठीक, अब x बराबर कितना है h भी है, देखो x बराबर h है तो यहाँ पे रख देंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से h बराबर √3h माइनस का 10√3। देखो तो इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके आओ, तो 10√3 बराबर √3h माइनस h, ये h इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, और ये माइनस में इधर आया प्लस में हो गया, तो 10√3 बराबर, यहाँ से क्या करिए h को कॉमन कर लीजिए, h कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा √3 माइनस का 1, 10√3 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखिए 1.732 माइनस 1, ये √3 का वैल्यू है 1.732, ये √3 की वैल्यू है, और यही हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। और चाहे तो यहाँ पे भी लिख लें, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 10 गुणे 1.732 बटे, और इसको घटा लेंगे तो क्या बचेगा 0.732, और इधर बचता, इधर गुणे में होता तो इधर आता भाग में हो जाता, तो यही मैंने भाग में लिख दिया है। अब देखो दशमलव हटाते हैं, इसकी हटा दिया। ठीक, तो h बराबर क्या हो गया 10 गुणे 1732 बटे 732। अब इसी को हम लोग क्या करें सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू, इसको भी सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 17,320 भागे, देखो 17,320 भागे 732, तो कितना बार, 2 बार जाते हैं, 7 दूनी 14,
ठीक, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 7 दूनी 14। एक उधार यहाँ 12, 12 में से 4 गए 8, यहाँ पे 2 बचेगा और एक उधार यहाँ पे जाएगा 12, 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ पे बचेगा 6 और 6 में से 4 जाएगा 2। ये हो गया 26 80। अब 26 80 तो इसमें भी क्या करेंगे, भाग देते हैं। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, तो 3 बार ले जाते हैं। देखो तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 त्रिक का 9 और 7 त्रिक 21। यहाँ पे 10 बनेगा, 10 में से 6 जाएगा 4 और यहाँ पे बचेगा 7 और एक उधार यहाँ पे 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 8। फिर उसके बाद कितना 17 में से 8 जाएगा तो 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 ही बचेगा, 8 बचेगा। फिर यहाँ पे बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो कितना हो गया 484। अब दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेते हैं तो 7 छंग 42, 6 दूना 12, 7 6 त्रिक 18, 1 19 और फिर क्या कहते हैं 7 छंग 42, 1 43। तो लगभग ये इतना हो गया। यहाँ पे घटा लेते हैं 48, 40 और 43 बाय बे में घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8। 13 में से कितना जाएगा, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 16 क्या 7 में से 3 जाएगा 4 और 0। फिर से कितना आया है, लगभग 44 आया है। फिर से 6 बार जाएगा तो 23.66 करके आएगा। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23.66 मीटर। इसकी बहुमंजिला इमारत भवन की ऊंचाई कितना आएगा, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई इतना आएगा। फिर आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया, फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए ये हमारा है जो ईबी है, इसको हम मान लेते हैं बहुमंजिला भवन। ठीक, ये हमारा बहुमंजिला भवन है और फिर वहीं पे क्या करें 10 मीटर ऊंचे भवन, ये हम मान लिए हैं 10 मीटर ऊंचे भवन। इसकी ऊंचाई कितना मान लिया हमने 10 मीटर। ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और फिर क्या करें बहुमंजिले पे खड़े होके कोई देखेगा वहां से, उसका अवनमन कोण उसके शिखर का 30 अंश है और इसके तल का क्या है 45 अंश है। तो अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होते हैं। तो हमने क्या किया, अवनमन को यहाँ पे उन्नयन बना दिया और इसको भी हमने उन्नयन बना दिया। अब उन्नयन और अवनमन को त्रिभुज लगा के फार्मूला सॉल्व कर लिया। त्रिभुज क्या लिया है सबसे पहले ए बी ई, ये बड़ा सा त्रिभुज पूरा वाले। तो पूरा त्रिभुज लेते हैं तो tan 45 बराबर क्या होगा, tan 45 बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब कितना है हमने पूरा मान लिया यच, तो यच रख दिया है। ठीक, और क्या किया है नीचे इसको, इसके बीच की दूरी कितना मान लिया हमने यक्स मान लिया, तो यक्स ले लिया। ठीक, कितना ले लिया यक्स। और जब ये यक्स है तो ऊपर भी बराबर समान दूरी रहेगी और नीचे भी समान दूरी रहेगी। ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके आगे हमने x बराबर h निकाल लिया। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये छोटा वाला BCE या BEC। ठीक, तो ले लिया BEC में ले लिया tan 30 बराबर कितना हो गया लंब बटे आधार। आधार कितना है x है, लंब कितना है, यहाँ h में से 10 घटा देंगे तो h माइनस 10 लिख दिया है बटे x। इसका तिर्यक गुणा किया, यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसको। देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा किया तो x बराबर √3, h माइनस का 10 √3। समीकरण 1 में हमने क्या किया रख दिया, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 में रखा तो इसको हमने सॉल्व किया, फिर √3 की वैल्यू रखी, √3 का वैल्यू रखा, फिर उसके बाद सॉल्व किया, ये घटाया, फिर इसको तिर्यक गुणा करा के भाग, फिर h बराबर इतना लिखा, फिर इसका हमने गुणा कराया और भाग करा के 23.66 निकला और मैंने फिर वही लिख दिया 0.66 मीटर। ठीक, ठीक है, आप तो समझ लो, नहीं समझ में आता है तो अब तो समझा रहा हूं। ठीक, अब समझा रहा हूं, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। ठीक है, इसका आर पार्ट, इसके आर पार्ट में 2 सवाल हैं। ये भी 6 नंबर का सवाल था। ठीक, 6 नंबर का सवाल था और ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत भी नहीं करना था, बस √3 वैल्यू रख के 2 बार दो त्रिभुज लेने थे, 2 अगर आधा करके आप छोड़ देंगे तो आपको 3 नंबर तभी मिल जाएगा। और जब आधा कर ले जाएंगे तो आधा कौन सा बहुत बड़ा है, उसी तरीके तो उसको भी करना है ना। और आप अगर
इसको अभी पढ़ के गए रहेंगे पेपर देने तो 100% मैं बता रहा हूँ करके जरूर आएंगे, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन उतने कठिन नहीं है कि जितने क्या कहते हैं और सारे क्वेश्चन कठिन होते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय किसको नहीं आती है, जिसको ना आती हो वो पढ़ लो भाई पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये चीज़ भी नहीं आती हो तो बेकार है। फिर tan 60 tan 45 tan 30 इसकी भी वैल्यू ना पता हो तो भी दिक्कत है। ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो पढ़ना पड़ेगा। इस सब को बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, बता दे रहे हैं। ठीक, तो इस सब को बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, जल्दी से। और जिसको भी कुछ पूछना हो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए। अगले बार से जो लाइव पढ़ाऊंगा उसमें क्या कहते हैं पूरा नया सेट चलेगा, नया अनसॉल्व। ये छूटा हुआ था तो इसको मैं पूरा कर रहा हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। चलो इसका अथवा पार्ट, अथवे का पहला। अथवे में 2 सवाल हैं, एक पहला एक दूसरा। भूमि पर स्थित एक बिंदु, सवाल को, इन सब सवालों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। भूमि पर स्थित एक बिंदु, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण, एक चिमनी का उन्नयन कोण। चिमनी मतलब भट्ठा समझ सकते हो, भट्ठा तो आप देखेंगे ईंट पकाने वाला। उन्नयन कोण 60 अंश है, 60 अंश है, 60 अंश। यदि चिमनी के पाद, यदि चिमनी के पाद, या इसको तल बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, तल, तल से बिंदु की दूरी, की दूरी 25 मीटर है, से दूरी 25 मीटर है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक। आगे देखिए क्या कह रहा है, भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक चिमनी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि चिमनी के पाद या तल से बिंदु की दूरी 25 मीटर है तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, ये एक चिमनी है, ये एक चिमनी है, ये एक चिमनी मान लेते हैं, ठीक। ये एक चिमनी है और इसे क्या कह रहा है, 25 मीटर दूर, ये 25 मीटर दूर। और क्या कह रहा है, 60 अंश उन्नयन कोण है, तो ये 60 अंश उन्नयन कोण बना लेते हैं, ठीक। ये इसको चिमनी बना देते हैं। ठीक, यहां से धुआं निकलता है ना, ठीक। ये चिमनी है, नाम देते हैं ए, बी और सी। और इसको चाहो तो और अच्छे से बना देते हैं। कहीं कहीं पे गोल भी होता है, कहीं कहीं पे चौखंडा भी होता है, ठीक। तो ये हमारा चिमनी है, ए बी सी इसका नाम दे दिया है। इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है, 60 अंश है। और इसके बीच की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ए से बी के बीच की दूरी 25 मीटर है, 25 मीटर है। तो क्या कह रहा है, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करने को कह रहा है। तो कर देते हैं, हाल में लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए
बी और सी में 4 नंबर ऐसे मिल जाए, 3 नंबर ऐसे मिल जाएगा। देखो बस केवल एक ही त्रिभुज में है यहाँ इसमें, और बहुत आसान है। तो क्या करेंगे, tan 60 बराबर लंब बटे मतलब बी सी बटे ए बी। ए बी का tan 60 का मान कितना होता है, रूट 3 कितना होता है, रूट 3 बराबर ये इसकी ऊंचाई मान लेते हैं, इसको एच, चिमनी की ऊंचाई, इसको एच मान लेते हैं। तो एच बटा 25, और 25 को इधर भेज दी तो एच बराबर 25√3। अब देखो इतना छोटा सा सवाल है, इतना छोटा सा सवाल है, तो आप इसको इतने छोटे से लगा के आप 3 नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, माना चिमनी की ऊंचाई एच है, और फिर चित्र बनाएंगे, फिर इसको भी दिखाएंगे, फिर आराम से इस चित्र को पूरा बना के, और तब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर बी सी बटे ए बी, फिर tan 60 का मान √3, फिर इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो h बराबर निकालेंगे। तो h बराबर 25 गुणे 1.732, ठीक। √3 का मान रखेंगे और गुणा करेंगे, तो गुणा कर लेते हैं। 1.732 गुणे 25, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 15 एक 16, 5 तिहाई 15, 1 16, और 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35, 35 से 1 36, और 5 एक नम 5 3 8, ठीक। तो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 7 दूनी 14, और 2 एक नम 2 1 3, लगाते हैं 0, 6 4 10, 6 6 12, 1 13, और 8 4 12, 12 1 13, और 13 3 1 4। एच बराबर कितना निकला, 43.300, और 3 अंक के बाद क्या है, दशमलव है, 1 2 3 यहाँ लगा देंगे। एच की मान कितनी है, ऊंचाई कितनी आई है, एच की वैल्यू 43.3 मीटर। यही हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर नहीं तो आगे बढ़ें। छोटे छोटे सवाल हैं, और 3 नंबर ऐसे ही दे दिए जा रहे हैं, ठीक। आगे बढ़े, बस इसके बाद एक सवाल और है, बस इसके बाद खत्म है ये अनसॉल्व। फिर उसके बाद अगले दिन जब अगला क्लास लगाऊंगा, फिर उसमें हम लोग नए अनसॉल्व को पढ़ेंगे, नया सेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज जो हम लोगों ने पढ़ा है ये सब 6 नंबर के सवाल हैं। 5 सवाल पढ़े, जिसमें 5 सवाल पढ़ना है, जिसमें से 3 सवाल 6 नंबर के हैं, और 2 सवाल कितने हैं, 4 नंबर, 3 नंबर के। 2 सवाल 3 नंबर के, बाकी सब 6 नंबर के। चलिए लास्ट सवाल लेते हैं इसका। इस पूरे सेट का लास्ट सवाल है। चलो, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई, भूमि से 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है, ये उड़ नहीं होगा, ठीक, उड़ रही है, ठीक। पतंग से लगी डोरी को अस्थायी रूप से, पतंग की डोरी को अस्थायी, पतंग की डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक, बांध दिया गया है।
बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि भूमि के साथ साथ डोरी का झुकाव 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 60 अंश है। 60 अंश है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सब सारे सवाल जो हैं वो केवल देखने में बड़े हैं, है इसमें कुछ नहीं। देखो क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, उड़ रही है। पतंग की डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। ठीक है, बांध दिया गया है। मान लो कहीं से, अभी तो पतंग का सीजन चल रहा है, आने वाला है, खिचड़ी आने वाली है, तो सभी लोग उड़ा रहे हैं, तो देखना उसको एक जगह बांध देना। ठीक, बांध दी गई है। ठीक, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, मतलब जो उसका झुकाव है वो 60 अंश है। और यह मानकर है कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है, कहीं पे वो मोड़ी नहीं, वो एकदम सीधी है, स्ट्रेट लाइन है। तो उसकी लंबाई ज्ञात करनी, एकदम सीधी लाइन का लंबाई। तो देखो सीधी सी बात है, ये हमारा कहीं पे एक पतंग है। ठीक, ये यहाँ पे हमारा, यहाँ पर एक पतंग। ठीक, और यहाँ से कोई हमारी उड़ रही है, और यहाँ पे बांधी हुई है एक बिंदु, और ये हमारी इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक, नाम दे देते हैं ए, बी और सी। क्या नाम दे दिया है, ए बी सी। इसका 60 डिग्री झुकाव है। ठीक, 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है, तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ठीक, तो लेते हैं, हाल में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर 60 बटे, और इसको यक्स मान लो। ठीक, इसको यक्स मान लो, उसको 60, तो यक्स, तो 1/√3 बराबर 60 बटा यक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60√3। ठीक, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 60√3। तो यक्स बराबर इतना आ गया। अब इसको क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज से कर्ण भी निकाल लेंगे। तो डोरी की लंबाई, इसको मान लेते हैं यल। तो कर्ण का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो ए सी एल है, तो एल का स्क्वायर, यक्स का मान कितना है 60, तो 60√3 का स्क्वायर। ठीक, और प्लस 60 का स्क्वायर। ठीक, 60 का स्क्वायर, तो ये 60 कॉमन कर लेंगे। ठीक, ये 60 कॉमन कर लेते हैं। एल स्क्वायर बराबर 60 का स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, तो बचेगा क्या, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, फिर इधर देख लेते हैं जल्दी से। तो एल बराबर 60 का स्क्वायर, √3, मतलब रूट हट जाएगा इसका, वो प्लस 1। ठीक, प्लस 1 हो गया। तो ये कितना हो गया, एल बराबर 60, ये तो स्क्वायर है, ये हट जाएगा, √4 बचेगा, और 4, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 60 गुणे कितना हो जाएगा 2, तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 मीटर। ये क्या है, दूरी की ऊंचाई है। ठीक, तो ये इतना समझ में आ गया। चलिए फिर आज इस वीडियो में यहीं तक, अब इसके आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।